नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज हाजिर हूँ विश्वारदात तक एक और नया एपिसोड और एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रोजाना की तरह अपील है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करते रहे, प्यार सपोर्ट देते रहे ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां, सच्ची से सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आ सकें। आपका कीमती समय ज़या न करते हुए आते हैं आज की घटना पर। आज की जो कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। बिलासपुर में एक कॉलोनी पड़ती है, वरदान कॉलोनी। वरदान कॉलोनी में ही एक परिवार रहता था, राकेश का परिवार। राकेश पेशे से सीए रहता है, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट रहता है। उसकी एक बीवी भी रहती हैं जिनका नाम राधिका रहता है। राधिका के दो बच्चे भी रहते हैं। एक लड़की रहती है 18 साल की जिनका नाम प्रिया रहता है और एक लड़का भी रहता है जिनका नाम प्रियांशु रहता है। दोनों ही दिल्ली के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र और छात्रा थे। दोनों काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उनकी जो माता जी रहती हैं राधिका भी पेशे से शिक्षक रहती हैं। पास के प्राथमिक स्कूल में वह शिक्षिका का काम करती थी, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनके पति राकेश जब लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो चुका है। अब जैसे ही यह बात उनके पति राकेश को पता चलती है और उनके बच्चों को पता चलती है, उनके घर में मातम छा जाता है। कई सालों तक उनका इलाज चलता है, लेकिन एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसी समय पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उनको एडमिट कराया जाता है। जो राधिका रहती हैं उन्हीं के स्कूल में एक और भी शिक्षिका रहती हैं जिनका नाम ललिता रहता है। ललिता की भी उम्र राधिका के आसपास ही थी, करीब 40 से 41 साल थी। अब दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ाने की वजह से दोनों लोगों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों का परिवार एक दूसरे के घर आता जाता था। लेकिन जो ललिता रहती हैं उनका बहुत पहले उनके पति से किसी बात से झगड़ा हुआ और उनके पति से उनका छुट्टा हो गया था, यानी कि छुटकारा हो गया था। वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, अपने बेटे ललित के साथ रहती थी, जिसकी उम्र 18 से 20 साल थी। अब वह लोग जब सुनते हैं कि राधिका मैडम की हालत खराब है तो हॉस्पिटल में एडमिट है, पूरे अपने परिवार के साथ, खैर उनके परिवार में सिर्फ उनका बेटा ही था, वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में जाती हैं और अपनी मैडम यानी कि अपनी दोस्त राधिका से मुलाकात करती हैं। राधिका उनको देखते ही रोने लगती हैं। दोनों लोग एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। दरअसल कैंसर का कोई इलाज आज तक बना ही नहीं। वह उस बीमारी से जूझ रही थी और आखिरी स्टेज पर थी। सभी को पता था कि शायद 1-2 दिन की राधिका मैडम मेहमान है। इसी बीच जो राकेश रहते हैं, उनकी जो मैडम रहती है ललिता, उनसे काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अगले ही दिन यानी कि 22 नवंबर 2022 को राधिका मैडम की मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में रहता है और उनके घर, राकेश के घर, ललिता मैडम भी अपने बेटे के साथ आती हैं। घर में मातम का माहौल रहता है। लाश का अंतिम संस्कार होता है। जो भी उनका क्रियाक्रम होता है, सब बीतने के बाद उनका बेटा अब तैयारी कर रहा होता है, उनकी बेटी भी तैयारी कर रही होती है कि अब कॉलेज चला जाए। काफी दिनों से पढ़ाई उनकी छूट चुकी थी। मां के मरने के बाद दोनों बच्चे असहाय थे, काफी गम में थे। किसी तरह से वह जाने की तैयारी करते हैं दिल्ली पढ़ाई के लिए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। तभी जो उनके पिता रहते हैं वह कहते हैं कि रुक जाओ, 1-2 दिन बाद जाना। बच्चे 2 दिनों के लिए रुक जाते हैं कि पिता भी, पत्नी के खोने का गम है पिता को और बच्चों को माँ का, दोनों रुक जाते हैं।
वह अब अगले संडे को अपनी टिकट बुक करते हैं दिल्ली के लिए। तभी एक दिन, यानी कि अगले दिन 7 दिसंबर 2022 को जो राकेश होते हैं वह कोर्ट में एक महिला के साथ शादी कर लेते हैं, और वह महिला कोई और नहीं, वही ललिता मैडम रहती हैं, जिनका पति से छुटकारा हो चुका होता है, पति से तलाक ले चुकी होती हैं। अब पति से तलाक लेने के बाद वह राकेश के रिलेशन में आ जाती हैं। दरअसल इनका जो संबंध था पत्नी के बीमार पड़ने से पहले से ही चल रहा था, लेकिन पत्नी को कुछ पता नहीं था, और जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 22 नवंबर 2022 को पत्नी की मृत्यु होती है, और 15 से 16 दिनों बाद, यानी कि 7-9 दिसंबर 2022 को वह शादी करके, कोर्ट मैरिज करके, अब अपनी पत्नी के साथ, दूसरी पत्नी के साथ अपने घर आते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि पिता ललिता मैडम के साथ आए हैं तो वह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वह घर लाकर, अंदर लाकर बोलते हैं बच्चों को कि मैंने शादी कर ली है, जैसे ही वह यह बात बोलते हैं कि मैंने शादी कर ली, दोनों बच्चे सदमे में आ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि माँ के मरते ही पिता ने दूसरी शादी कर ली, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वह उनकी लड़की थी प्रिया। प्रिया काफी परेशान थी, वह उसके बेटे ललित की तरफ घूरते हुए देखकर काफी गुस्सा हो रही थी। गांव पे उसके दादा दादी रहते थे, वह भी इस घटना के बारे में सुनते हैं। फोन करके राकेश को काफी डांट लगाते हैं कि काफी इज्जतदार हमारा फैमिली थी, समाज में काफी इज्जत थी, तुमने समाज में इज्जत को तार तार कर दिया, आप लोग क्या कहेंगे। अब वह कहता है कि गलती हो गई, समझ नहीं पाया मैं, सोचा बच्चों की सेवा करेंगे। बहुत सारी बातें सुनने को राकेश को मिलती है, लेकिन राकेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ, ललिता के साथ काफी खुश था। इसी बीच एक दिन, यानी कि फरवरी 2023 में 27 फरवरी 2023 को उनका सौतेला बेटा, यानी कि जो प्रियांशु रहता है, वह घर से गायब हो जाता है। अब 24 घंटे हो जाते हैं, जब वह घर नहीं आता है तो उसके पिता और उसकी माँ को काफी हैरानी होती है, परेशानी होती है कि आखिर उनका जो लड़का प्रियांशु है वह कहाँ चला गया। काफी परेशान रहते हैं। परेशान होने के बाद उसके दोस्तों को फोन लगाया जाता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। उसकी माँ कई लोगों को फोन लगाती है, रिश्तेदारों को फोन लगाती है, तो कुछ रिश्तेदार तो इस बात से गुस्सा थे कि तुमने एक जिसकी पत्नी मरी हो उस मर्द के साथ तुमने शादी कर ली, तुमने काफी गलत काम किया है। कई तरह के रिश्तेदार होते हैं तो उसमें कुछ रिश्तेदार नाराज रहते हैं, वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, वो मेरे यहाँ नहीं आया था। अब फरवरी 2023 अगले ही दिन एक व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में जाता है, जिस जंगल का नाम पसानी जंगल रहता है। पसानी जंगल में वो लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है नीचे एक लाश पड़ी हुई है। उस लाश के पास जाता है तो देखता है कि लाश का कत्ल काफी बेरहमी से किया गया था, गले पे कई निशान थे, उसका जो प्राइवेट पार्ट था वह कटा हुआ था। तो फौरन ही पुलिस को फोन करता है, और जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि जंगल में एक लाश मिली है, पुलिस अपने टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वहां उस लाश को शिनाख्त करने के लिए लोगों से पूछताछ करती है। काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है। अब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इधर परिवार वाले परेशान थे। तभी पास के ही पुलिस थाने में जाकर उनके पिता राकेश और उनकी माँ FIR दर्ज कराती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं कि उनके बेटे के साथ शायद कोई अनहोनी हुई है। उसके बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और वह 2 दिनों से घर नहीं आया है। पुलिस सारे थानों में इन्फॉर्म करती है, पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पता लगाती है, तलाश करती है। तभी पता चलता है कि पास के ही जंगल के पास एक थाना पड़ता है, पसानी के पास पुलिस को एक लाश मिली थी।
पुलिस उस लाश की शिनाख्त करती है और फोटो राकेश को भेजती है व्हाट्सएप पे। तो राकेश देखते ही पहचान जाता है और पुलिस थाने जाता है बिना परिवार के को बताए। जब वो पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस बताती है कि यह लड़के की लाश हमें जंगल से मिली है। वह बताता है राकेश कि यह लड़का मेरा ही है, मैंने अभी जल्दी ही शादी की है, लेकिन इसका कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। अब राकेश अपनी बीवी को यह बात बताता है, जो नई वाली बीवी थी। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो बताती है कि उसका किसी से दुश्मनी नहीं थी, वह काफी अच्छा लड़का था। अब पुलिस हैरान रहती है उनकी बातों को सुनकर। पुलिस उसके नंबर की जो है कॉल डिटेल्स निकालती है, सीडीआर रिपोर्ट निकालती है और भी वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करती है। तो पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था, यानी कि जिस दिन वह गायब हुआ था, उसी रात आखिरी फोन उस पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई यानी कि राकेश की पहली बीवी के जो लड़का था प्रियांशु प्रियांशु ने फोन किया था करीब रात 8 बजे। प्रियांशु को बुलाया जाता है, प्रियांशु से पूछताछ होती है तो वह बताता है कि मैं सिर्फ मिलने के लिए गया था। लेकिन जब पुलिस उससे बेरहमी से पूछताछ करती है, सख्ती से पेश आती है, तो वह टूट जाता है और बताता है कि ललित को मैंने ही बुलाया था और ललित जब मेरे पास आया तो मैंने अपने कार में बैठाकर कोल्ड ड्रिंक पे नींद की गोलियां मिलाकर उसको पिलाई और उसके बाद मैंने उसका कत्ल कर दिया और बेरहमी से उसका गला काट दिया, गुप्तांग काट दिया, यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब पुलिस और घर वाले जब यह बात सुनते तो हैरान रह जाते हैं। तभी पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने इस तरह का अपराध क्यों किया, तुमने अपने ही भाई की हत्या क्यों की। पहले पुलिस को लगता है कि उसके पिता और उसकी अभी जल्दी ही मां मरी थी, उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो शायद इस वजह से उसके लड़के ने, यानी कि पहले वाले लड़के प्रियांशु ने कत्ल कर दिया होगा। लेकिन प्रियांशु जो सच बताता है, जो हकीकत सबके सामने आती है, वाकई में वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाली होती है। सच सुनकर सभी लोग हैरान थे जिन्होंने इस घटना को सुना। वह बताता है कि उसकी बहन और जो ललित रहता है, एक दिन वह मार्केट से जब घर आता है तो उसके पिताजी अक्सर कर बाहर रहते थे, उनका काम ही ऐसा था। माँ स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, यानी जो सौतेली माँ थी। घर पे लड़की यानी कि उसकी बहन अकेले रहती थी, जो कि रिश्ते में अब ललित की भी बहन लगती थी। वह ललित को अपनी बहन के साथ यानी कि प्रिया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में देखता है। जब वह कमरे के पास जाता है एक दिन तो देखता है कि कमरे की लाइट जल रही है। दोपहर करीब 12 बज रहे होते हैं। जब वह जाता है तो देखता है कि खिड़कियों से थोड़ी सी दरार रहती है, वहां से वह देखता है कि दोनों कमरे के अंदर हैं। जब वह दरवाजा खुलवाता है तो लड़का दरवाजा खोलता है और लड़की बेड पर पड़ी रहती है और दोनों को देखते ही यह सन्न रह जाता है। पूछताछ करता है तो बहन तरह तरह की बातें बनाकर बहाना बनाती। भाई प्रियांशु सब कुछ समझ चुका था, दोनों को काफी डांट लगाता है और यह बात पिता से कहता है। जब पिता से कहता है तो पिता बच्चों को, उसकी बहन और उसके जो सौतेला भाई रहता है ललित, दोनों को बुलाता है और पूछताछ करता है। तो जो उसकी बहन रहती है और जो ललित रहता है, वह दोनों ही बहाना मार देते हैं। वह बताते हैं कि भाई आपकी शादी से खुश नहीं है, इसलिए वह चाहता है कि ललित और उसकी मां को घर से बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए वह ऐसा आरोप लगा रहा है। अब जैसे ही पिता यह बात सुनता है, उसके पास एक डंडा पड़ा रहता है, उस डंडे से प्रियांशु की पिटाई कर देता है। पिटाई इस कदर करता है कि वह उसके शरीर पर काफी सारी चोटें आ जाती हैं। और हैरानी की बात रहती है कि बहन अपने ही भाई का विरोध कर रही थी और एक ऐसे व्यक्ति से साथ संबंध बना रही थी जो उसका रिश्ते में भाई था। अब जब पुलिस उसकी बहन को पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसकी बहन बताती है कि उसका रिश्ता उसकी माँ जब स्कूल में पढ़ाती थी
तो एक दूसरे के यानी कि राधिका मैडम और ललिता मैडम का ऐसा रिश्ता था, ऐसा संबंध था, दोस्ताना रिश्ता था कि वो उसके घर आया जाया करती थी। इसी बीच उसके लड़के ललित से प्रिया की दोस्ती हो जाती है। दोनों ही बेहद खूबसूरत रहते हैं और प्यार के ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि दोनों आए दिन जब भी मौका मिलता संबंध बनाने लगते। यहाँ तक कि जो ललित रहता है वह दिल्ली भी पहुंच जाता है और प्रिया को लेकर होटलों में संबंध बनाता था। दोनों शादी करने वाले थे। दोनों घरेलू रिश्ता काफी अच्छा था, दोस्ताना माहौल था। इसी बीच उसके पापा ने सबको सदमा दे दिया, दोनों को सदमा दे दिया, जो दोनों प्रेमी थे, ललित और प्रिया। अब वह शादी करके उसकी होने वाली सास और अब की मां को ले आया। अब दोनों हैरान थे। जो बेटा था वह बेहद ही चालाक था। वह और उसकी मां संपत्ति के लालच में, पैसे के लालच में राकेश से शादी करती हैं। और जो ललित रहता है वह भी चाहता था कि राकेश के बेटी को फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर उसके संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। खैर, जब पुलिस इस घटना को सुनती है तो हैरान रहती है। अब लड़की ललित से काफी झगड़े करने लगती है। जो माहौल होता है प्यार का वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब एक दिन ललित जब घर पे कोई नहीं रहता है तो उसके पास जाता है, रोने लगता है, माफी मांगता है और कहता है कि मैंने माँ को नहीं उकसाया था, तुम्हारे पिता का और मेरी माँ का संबंध काफी दिनों से चल रहा था, इसलिए दोनों ने शादी कर ली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लड़की टूट जाती है, फिर लड़की के बाहों में आ जाती है। इसी बीच उसका भाई आ जाता है, वह देख लेता है। खैर, जो लड़का रहता है उसे पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है और उसके दादा और दादी जब आते हैं तो इन सारी हरकतों और इस घटनाओं का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके पिता राकेश को बताते हैं कि राकेश ने अगर ऐसी शादी नहीं की होती तो आज हो सकता है कि ठीक है बेटी मोहब्बत करती थी तो उसकी शादी उस लड़के से हो सकती थी, लेकिन जब पिता ही उसकी मां से मोहब्बत कर बैठा तो फिर शादी कैसे हो सकती थी। हो सकता है कि शायद आके वह भाग कर शादी कर लेते तो बदनामी जो अभी हुई थी उससे कहीं ज्यादा बदनामी होती। और लड़की की जब पिटाई पिता करता है, बात नहीं सुनता है, तो उसे लगता है कि बहन भी मेरा साथ नहीं दे रही है, बहन भी दुखों को नहीं समझ रही है, इसलिए वह इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने सौतेली माँ के बेटे को यानी कि सौतेले भाई का कत्ल कर देता है। तब यह घटना छत्तीसगढ़ के अखबारों में छपती है, मीडिया के माध्यम से आती है, तो इस घटना को सुनकर लोग हैरान रहते हैं, शन रहते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सावधान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। सुरेंद्र गुप्ता हैं, राजेंद्र जी हैं, सोहन लाल सेठिया राजस्थान से हैं, विद्युत सोनालकी जी हैं आजमगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों से फिर एक बार निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें और इतना प्यार सपोर्ट दीजिए, इतना प्रोत्साहित कीजिए आप लोग कि जो मेरा मनोबल अगर कभी डाउन भी हो तो मैं आप सभी के प्यार में इस कदर बच जाऊं कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियां लेकर आ सकूं। मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आऊं जो सुनने के बाद आपको अच्छा लगे और आप प्यार से कमेंट भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।